हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं आपके सुपर सीरीज, जिसमें कि हम लोग लुसेंट समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं ये उसका 7वां पार्ट है। लगभग हम लोग अंतिम पोजीशन पे हैं, 1-2 सब्जेक्ट बचे हैं इसके बाद, और ये मंथ भी हम लोगों का समाप्त होने वाला है, तो उससे पहले ये जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7वां सीरीज है और इसमें हम लोग को किस चीज़ का टेस्ट देना है? फिजिक्स का टेस्ट देना। बहुत लोग पूछ रहे थे कि टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है। तो जिन लोगों ने पिछला टेस्ट दिया होगा उन लोगों को पता होगा कि अगला टॉपिक क्या है, क्योंकि जब टेस्ट ही देना है तो उसको मैं टेस्ट में ही बता देता हूं। तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं इसको देखते रहिएगा पूरे टेस्ट को, बीच में आप लोग को या फिर लास्ट में कभी भी अगला टॉपिक जो है बता दिया जाएगा, 8 नंबर टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। इसमें आप लोग कितने बना पाते हैं वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है लुसेंट की नहीं है, तो आँख खोल के आप लोग लुसेंट जो है अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपके लुसेंट के हैं। अगर आप लोग इतना लुसेंट से खोज भी नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर आप लोग की क्या तैयारी है ना। सारे क्वेश्चन आपके लुसेंट से हैं, मैं लुसेंट खोल के ही क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, और अगर आपको 10 पेज में बोलता हूं पढ़ने के लिए, अगर 10 पेज आपको बोल दिया जाए कि 10 पेज पढ़िए, इसी से आपका जॉब होगा, तो फिर आप उसे क्यों नहीं कंप्लीट कीजिएगा। तो वही मैं आप लोगों को हर बार जो है लगभग 10 से 12 पेज ही तो होते हैं एक चैप्टर में, उतना ही मैं, और 3 से 4 दिन उसमें मैं टाइम दे रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसमें जो है पूरा उसको कवर करें। ठीक है, जॉब लेना है तो ये करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक आपके फिजिक्स के टेस्ट को। कितना आप लोग बताते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? आइंस्टीन ने, थॉमस यंग ने, न्यूटन ने या फिर हाइगेंस ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश जो है आपके चैप्टर फिजिक्स में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे हर एक बार क्वेश्चन 1-2 रहते ही रहते हैं। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? ये हाइगेंस ने दिया है। किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है ना। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸, ये पावर है 8, 2 × 10⁸8, 2.25 × 10⁸8, 1 × 10⁸8। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.25 × 10⁸8। ये जल में प्रकाश की चाल होती है। हवा में क्या होती है बताइएगा इसी ऑप्शन में उसका आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब कहाँ होता है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक 3 होते हैं, एक प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार के। तो आपसे पूछा जाएगा प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब कहाँ होता है? आगे, बीच में, पीछे या कहीं नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, अक्सर लोग जो है छोड़ स्किप कर देते हैं, लेकिन इसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग इसका आंसर दे पाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है, जैसे कैंची, ऐसे कैंची होता है ना, तो इसमें बीच में यहाँ आलंब ये बीच वाला होता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में बीच में होता है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? बताइए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी 17 मीटर, 20 मीटर, 14 मीटर या फिर 10 मीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये ऊष्मा है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है ये बताइएगा। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में इसको जो कौन कौन सही कर पाते हैं, मैं जानता हूँ अधिकतर लोग इसे नहीं सही करेंगे, क्योंकि उनको जो है बुक में यह नज़र ही नहीं आता है। चलिए तो बताइए, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, अपवर्तन से या फिर विक्षेपण से? तो स्नेल का नियम जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है?
किस लेंस या दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में, ये बताना है आपको। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। तो आपसे पूछ रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है, लाल, हरा, बैंगनी या फिर पीला। तो बताइए, इसमें हो जाएगा बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की ओर होता है, जबकि प्राथमिक में क्या होता है, प्राथमिक में इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, छपा नहीं है, निकट दृष्टि दोष, यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, निकट। ठीक है, अब बताते हैं क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष में लेंस पर क्या प्रभाव होता है ना। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो लेंस में क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी नहीं बदलता है, या लेंस की क्षमता घट जाती है। तो बताइए क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में लेंस पर क्या होता है। तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है ना, क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है निकट दृष्टि दोष में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन शायद पिछले बार दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया है। फैराडे, बोल्ट, कूलम्ब या फिर ओम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विभवांतर का होता है, विद्युत विभवांतर का बोल्ट होता है मात्रक। 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अतिचालक का प्रतिरोध क्या होता है। अतिचालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 0 होता है, अनंत होता है, निम्न होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अतिचालक का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया। डायोड बल्ब और ट्रायोड बल्ब होते हैं, तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया, फ्लेमिंग ने, मार्कोनी ने, डी फॉरेस्टर ने या फिर आइंस्टीन ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार डी फॉरेस्टर ने किया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। एक्स रे का खोज निम्नलिखित में से किसने किया है। एक्स रे का खोज किसने किया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। जेम्स चैडविक, रोएंटजन, फ्लेमिंग या फिर डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा रोएंटजन ने जो है एक्स रे का खोज किया है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, ल्यूमेन, लक्स या फिर ओम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मतलब कि बहुत उच्च तीव्रता किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है, पोटोमीटर से, एक्टियोमीटर से, फैदोमीटर से या फिर इंस्टेंट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टियोमीटर से जो है सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, हेनरी कैट ने, हेनरी कैवेंडिश ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर फर्मी ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन का आविष्कार, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हिरोशिमा पर बम 1945 में कब गिराया गया। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया जापान के, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त या फिर 15 अगस्त। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, 9 अगस्त को नागासाकी पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी आयनन क्षमता अधिकतम होती है। बताइए किसकी आयनन क्षमता अधिकतम होती है, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, एक्स किरण की। तो बताइए अल्फा किरण की आयनन क्षमता अधिकतम होती है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ए। जबकि गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिकतम होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन उदासीन होता है।
निम्नलिखित में से कौन उदासीन होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गामा जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। अल्फा पॉजिटिव होता है और बीटा निगेटिव होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एलईडी का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? निक होलोन्यास ने, एच फॉरेस्टर ने, फ्लेमिंग ने या फिर जे अल्वा ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नील होलोन्याक ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऑप्शन से, मुझे पता है ज़्यादा लोगों ने सही किया होगा, लेकिन याद ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा ये। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन, पारसेक, डाइन या फिर फैराडे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डाइन। किसने न्यूटन मारा बताइएगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर, ये सीजीएस बोल रहा है, सही मात्रक नहीं बोला है, सही बोलेगा तब न्यूटन, सीजीएस डाइन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 5, 4, 8 या फिर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि अदिश राशि होता है, जिसमें पूछ रहा है कौन सदिश राशि है? वेग, चाल, कार्य या फिर समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग जो है एक सदिश राशि है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का व्यंजन न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजन मतलब कि फार्मूला न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बल का व्यंजन जो प्राप्त होता है ये द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, जबकि प्रथम से परिभाषा प्राप्त होती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताना है। बढ़ जाता है संवेग घट जाता है, संवेग बराबर हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। टक्कर से पहले और टक्कर से बाद दोनों का संवेग जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, सरल मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सरल मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वृत्तीय गति पे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, बल आघूर्ण पे या फिर अभिकेंद्रीय बल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरल मशीन जो है बल आघूर्ण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? इस चैप्टर से जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार कि कौन सा किस में बदलता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यांत्रिक को ध्वनि में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, मोमबत्ती या फिर सितार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। 28 नंबर क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य सागर पर या फिर केंद्र में। तो जी का अधिकतम मान जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम लोग दाब को बढ़ाते हैं तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है क्वथनांक घटता है, स्थिर रहता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग अंदर रहता है? देखता हूँ कौन कौन इसको सही कर पाते हैं। इसका तो सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ज़्यादातर लोग गलत करेंगे, मैं जानता हूँ। गलत जो करेंगे वो भी जवाब दीजिएगा। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग अंदर रहता है? 1/10, 3/10, 9/10 या फिर 2/10। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर किसने 1/10 किया है? सारे का गलत है, ठीक है। क्यों? इसका आंसर होगा सी, 9/10, ठीक है। अब बताता हूँ इसमें आप लोगों ने गलत कहाँ किया होगा। इसमें मैंने पूछा है कि अंदर रहता है, ठीक है, बाहर मैंने नहीं पूछा। जब बाहर पूछे
तो 1/10 होता है। 10 में से 1 भाग जो होता है वो बाहर रहता है, लेकिन अंदर की बात किया जाए तो फिर 1 जब बाहर हो गया तो 9/10 जो है वो अंदर रहता है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। दो वस्तु एक दूसरे से किस बल के कारण चिपकते हैं? दो वस्तु एक दूसरे से किस बल के कारण चिपकते हैं? ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव के कारण या फिर घर्षण के कारण? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा असंजक बल के कारण दो वस्तु आपस में चिपकते हैं। ठीक है, आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबल और विकृति में कैसा संबंध होता है? प्रतिबल और विकृति में कैसा संबंध होता है? अनुत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दोनों या फिर कोई संबंध नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुत्क्रमानुपाती, है ना। प्रतिबल और विकृति में सीधा संबंध होता है, अनुत्क्रमानुपाती संबंध होता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? इनमें से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण? तो बताइए कौन इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, अल्फा बीटा नहीं है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है। अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या फिर यूवी किरण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठिया रोग के उपचार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? गठिया रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का, पराश्रव्य तरंग का, श्रव्य तरंग का या फिर यूवी रेज का? तो इसका आंसर क्या होगा? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग जो है गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं का आवेशन, वस्तुओं में जो आवेशित होते हैं वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? किसके फलस्वरूप होता है ये बताना है। प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, फोटोन के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के कारण? तो आवेशन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब आपका 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग नहीं है? द्वितीयक रंग इसमें से कौन नहीं है? पीला, मैजेंटा, पिकोक नीला या फिर हरा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हरा जो है ये द्वितीयक रंग नहीं है। ठीक है, जबकि पीला, मैजेंटा और पिकोक जो है, पिकोक नीला, ये द्वितीयक रंग है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जरा दृष्टि दोष में हमें देख पाते हैं किसे? मतलब कि जब व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष होता है तो हम क्या देख पाते हैं? पास की वस्तु को, दूर की वस्तु को, न पास न ही दूर को, दूर की या फिर दोनों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जरा दृष्टि में हम लोग न दूर का देख पाते हैं न ही पास का देख पाते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये किसका नियम है? एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसका नियम है? परावर्तन का नियम है, स्टीफेन का नियम है, क्रिकहॉफ का नियम है या फिर स्नेल का नियम है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकहॉफ का नियम है ये। ठीक है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे परावर्तक होते हैं, ये क्रिकहॉफ का नियम है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? ध्वनि को कौन प्रभावित नहीं करता है? आवृत्ति, चाल, घनत्व या फिर ताप? तो ध्वनि जो है आवृत्ति से नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4186, 4.186, 3000 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी? तो बताइए कितने जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? 4.186 कैलोरी, जूल के बराबर 1 कैलोरी होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? ये तो आसान क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या फिर 3 मिनट? तो लगभग 8 मिनट ये समय लगते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है?
लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, बताना है आपको। फ़ोन में, डायोप्टर में, फोटो में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ये भी आसानी क्वेश्चन था। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि जो होती है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, किसका परिणाम है। ध्वनि हम लोग सभी जानते हैं कि रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, क्यों, क्या कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर आपतन, ध्वनि का आपतन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि का अपवर्तन के कारण जो है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दूध से क्रीम निकलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध से क्रीम निकलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, निकालने पर क्या प्रभाव पड़ता है। धुआं घनत्व तो कम हो जाता है, घनत्व तो बढ़ जाता है, दोनों होता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज आपके जो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन ही हैं। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने आप लोगों ने सही किया। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है दूसरे किताब का क्वेश्चन है। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि एक भी क्वेश्चन आपके लूसेंट से बाहर नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर दूसरे क्वेश्चन के हैं भी, दूसरे बुक के अगर क्वेश्चन है भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने पढ़ा है तो सही जवाब दीजिएगा। और आयोग ने कोई ऐसा तो नहीं ना बोल रखा है कि वो जो सिर्फ लूसेंट से ही क्वेश्चन सेट करेगा, है ना। वो तो कहीं से भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरे क्वेश्चन का किताब है तो आप लोग जो है नहीं बनाइएगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट से ही है, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं सही से, आप लोग को नज़र नहीं आता है कि कहाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे, और आप लोग का अगला टॉपिक क्या होगा यहीं पे ये देख लीजिए, ये आप लोग का अगला टॉपिक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।